हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या फौजदारी मुकदमों में सुलह किया जा सकता है। यदि हाँ, तो किस व्यक्ति के साथ और किन केसों में, किन फौजदारी मुकदमों में सुलह किया जा सकता है। इसके अलावा हम लोग यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि यह जो हम लोग सुलह कर सकते हैं वो किस चरण में कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो हम लोग अपराधों को, जो भी फौजदारी मुकदमे हैं या जो भी अपराध हैं, इनको हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। एक है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, दूसरा है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस का यह अर्थ होता है कि ऐसे अपराध जिनका कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस का मतलब होता है ऐसे अपराध जिनका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग आइए समझते हैं कि किन किन फौजदारी मुकदमों में या किन किन ऑफेंसेस के कॉम्प्रोमाइज़ किए जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें CRPC की धारा 320 को देखना होगा। इस धारा के उपधारा 1 में तथा उपधारा 2 में एक एक टेबल दिए गए हैं, और इन दोनों टेबल में जो जो अपराध की सूची दी गई है, ये दोनों ही अपराध कंपाउंडेबल हैं, सुलहनीय हैं, शमनीय हैं। अब हम समझते हैं कि इन दोनों के बीच अंतर क्या है। तो 320 सेक्शन 320 के सब सेक्शन 1 में जो टेबल दी गई है, उस टेबल में जो अपराध की सूची दी गई है, उन अपराधों का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए हमें न्यायालय की अनुमति की ज़रूरत नहीं है, तथा जो सब सेक्शन 2 में जो टेबल दी गई है, उन अपराधों की कॉम्प्रोमाइज़ के लिए हमें न्यायालय की अनुमति की ज़रूरत होती है। तथा तीसरा ऐसा अपराध है जो इन दोनों टेबल में जो अपराध दिए गए हैं, इस टेबल में दिए गए अपराधों को कारित करने के प्रयास का अपराध तथा इसको उकसाने का प्रयास, अबेटमेंट का अपराध, तथा कॉमन इंटेंशन इसके साथ, माने इन अपराधों के साथ जुड़ा हुआ यदि कोई कॉमन इंटेंशन या कॉमन ऑब्जेक्ट है, उन अपराधों का भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। अब आइए हम समझते हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज़ जो किया जाएगा वो किसके साथ किया जाएगा, वो कौन सा सक्षम व्यक्ति है जिसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। तो इसके लिए पुनः आप सेक्शन 320 के दोनों टेबल को देखें। इन दोनों टेबल में जो कॉलम नंबर 3 है, जो तीसरा कॉलम है, उसमें यह बताया गया है कि वो कौन सा सक्षम व्यक्ति है जिसके साथ अभियुक्त सुलह कर सकता है। उन व्यक्तियों से ही सुलह करना कानूनी रूप से मान्य है। यदि अन्य व्यक्तियों से सुलह किया जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं है। अब यदि मान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति जिससे सुलह करना इन दोनों टेबल के कॉलम नंबर 3 के अनुसार अनिवार्य है, तो वह व्यक्ति यदि नाबालिग है, यदि इडियट है यानी मूर्ख है, या लुनेटिक है, या यदि पागल है, तो न्यायालय की अनुमति से इनके बदले किसी व्यक्ति से जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम है, जो संविदा करने के लिए सक्षम है, उस व्यक्ति से सुलह किया जा सकता है। दूसरा, यदि वह व्यक्ति यानी कि जिससे सुलह करना अनिवार्य है, वह व्यक्ति यदि मर गया है, यदि स्वर्ग सिधार गया है, तो उस व्यक्ति का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है CPC के अनुसार, उस व्यक्ति से सुलह किया जा सकता है, परंतु इसके लिए भी न्यायालय की अनुमति आवश्यक है। अब हम लोग समझते हैं कि किस चरण पर या किस स्टेज में कॉम्प्रोमाइज़ बिना न्यायालय की अनुमति के नहीं किया जा सकता है। तो पहले इसको समझते हैं कि यदि कोई ऐसा अपराध जिसके ट्रायल के लिए एक्यूज को कमिट कर दिया गया है, दूसरा, यदि
किसी केस में अभियुक्त दोषी करार दिया गया है और उसके विरुद्ध दोषी अभियुक्त अपील दाखिल किया गया है, तो इन दोनों ही केसों में न्यायालय की अनुमति के बगैर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। अब इस ऐसी स्थिति में जो अनुमति लिया जाएगा वह अपीलीय न्यायालय से अनुमति लिया जाएगा या फिर जिस न्यायालय में अभियुक्त को कमिट किया गया है ट्रायल के लिए उस न्यायालय से अनुमति लिया जाएगा। अब एक और स्टेज बचता है रिवीजन। तो रिवीजन में भी रिवीजन दो न्यायालय में होते हैं, एक कोर्ट ऑफ सेशंस में और दूसरा उच्च न्यायालय में। तो इन यदि दोनों में से किसी भी न्यायालय में रिवीजन पिटीशन दाखिल है और वह लंबित है तो इस दौरान भी कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। अब हम समझते हैं कि किन किन परिस्थितियों में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। तो पहला, यदि अभियुक्त का कोई ऐसा परिस्थिति है जिसमें वो पहले से भी दोष सिद्धि करार दिया गया है, यदि अभियुक्त पहले से भी दोष सिद्धि का करार है और उसके बाद पुनः उसके विरुद्ध कोई फौजदारी मुकदमा चलता है और ये पूर्व के दोष सिद्धि यानी प्रीवियस कन्विक्शन के कारण उसको जो दंड मिलना है वह दंड इन्हेंस्ड यानी बढ़ी हुई मात्रा में होगी या उस दंड की प्रकृति भिन्न होगी, तो ऐसे सूरत में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। दूसरी वह परिस्थिति है यदि किसी फौजदारी मुकदमे में कुछ धाराएं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के हैं तथा एक भी धारा यदि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के हैं तो ऐसे केसेस में सुलह नहीं किया जा सकता है। और तीसरा, जो सीआरपीसी की धारा 320 के दोनों टेबल में जो सूची दी गई है अपराधों की, इस सूची के अलावे किसी अन्य अपराध का भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। अब कभी कभी प्रश्न होता है कि क्या यदि स्पेशल एक्ट में कोई केस हो तो क्या उसका सुलह किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है यदि उस स्पेशल एक्ट में सुलह के लिए कोई प्रावधान दिया गया हो। जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में हम देखते हैं तो उसमें सुलह का प्रावधान दिया गया है तो सुलह किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। अब हम समझते हैं कि सुलह का प्रभाव क्या होगा। तो जैसे ही सुलह हो जाती है, कोई बात सुलह हो जाती है, सुलह कर लिया गया, तो उसका प्रभाव रिहाई का होता है, यानी अभियुक्त रिहा हो जाएगा। यह है सुलह का प्रभाव। हाँ, इसके बावजूद जो धारा 320 में प्रावधान किए गए हैं, इसके बावजूद भी यदि उच्च न्यायालय चाहे तो अपने इनहेरेंट पावर को एक्सरसाइज करते हुए वाद को सुलह करने की अनुमति दे सकता है। तो ये फ्रेंड्स एक हमारा छोटा सा प्रयास था कंपाउंडेबल ऑफेंसेस और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के डेफिनेशन तथा उनके प्रभाव तथा सुलह करने की परिस्थितियां तथा किस व्यक्ति से सुलह किया जा सकता है तथा सुलह के प्रभाव को समझने का एक मेरा समझाने का छोटा सा प्रयास था। यदि इससे संबंधित कोई आपके पास प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।